गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग एस ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि एस ब्लॉक को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, वर्ग 1 और एक वर्ग 2। वर्ग 1 को हम लोगों ने क्षारीय धातुएं और वर्ग 2 को हम लोगों ने क्षारीय मृदा धातुएं कहा था। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था कि वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है। उससे और आगे हम लोग बढ़ते हैं भौतिक गुणों में। आपको एक चीज और है, परमाणु आकार। परमाणु आकार आवर्त सारणी में जो वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार है आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसका परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, इसकी आयनिक त्रिज्या, मैं आयनिक त्रिज्या के बारे में बात कर रहा हूं, एंथैल्पी नहीं, इसकी आयनिक त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वर्ग में, ये वर्ग की बात हो रही है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिससे कि उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। आगे देखिए हम लोग आयनन एंथैल्पी के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में जैसे हम लोगों ने देखा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे कि आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसकी आयनन एंथैल्पी का मान भी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। आयनन एंथैल्पी, ये कम का सिंबल है और ये ज्यादा का है। तो क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, मैं यहां पे लिख देती हूं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग, एक नाम और आता है जिसे कहते हैं हम लोग ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण का उपयोग हम लोग क्षार धातुओं को रंग प्रदान करने के लिए करते हैं। ज्वाला परीक्षण का उपयोग हम लोग क्षार धातुओं को रंग प्रदान करने के लिए करते हैं। क्षार धातुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, है ना। वो रंग क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं ज्वाला परीक्षण की। ज्वाला परीक्षण का काम क्या होता है, क्षार धातुओं को रंग प्रदान करना। ये क्षार धातुओं को रंग प्रदान करता है। जैसे लिथियम का कलर होता है नीला,
नीला, पीला, इस तरीके से क्षार धातुएं, जो वर्ग 1 की जो धातुएं होती है उनमें कलर प्रदान करने का काम करता है ज्वाला परीक्षण। आगे हमने भौतिक गुण पढ़े, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का आकार या आयनिक त्रिज्या, आयरन एंथैल्पी और रंग। अब हम आगे पढ़ते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था। आपको जब हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे थे तब आपको मैंने सेकंड वाली लाइन लिखवाई थी कि वर्ग 1 के एस ब्लॉक में वर्ग 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और वर्ग 2 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। तो आप ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिख लीजिए कि वर्ग 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। आगे हम लोग इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं। एक बात और आपको याद रखना है कि वर्ग 1 के तत्वों में जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसीलिए सोडियम को या क्षारीय धातुओं को हम लोग वायु में खुला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम उसे केरोसिन के अंदर रखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि सोडियम धातु को, सोडियम सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है वर्ग 1 के तत्वों में, सोडियम धातु को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है? तो केरोसिन के अंदर नहीं रखा, केरोसिन के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से ये आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए हम इसको खुले वातावरण में वायु के साथ नहीं रख सकते। तो एक बात आपको स्पेशल नोट करके डालनी है कि वर्ग 1, वर्ग फर्स्ट या वर्ग 1 मतलब क्षारीय धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। रासायनिक गुण में हम लोग दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता जब हम लोग वर्ग 1 के तत्वों की, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम उसके रिएक्शन करते हैं, तो हमें 3 चीजें देखने को मिलती है, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, क्योंकि 12th के एग्जाम में भी आपके ये तीनों चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि सुपर ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है और ऑक्साइड क्या होता है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई क्षारीय धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है। तो मैं लिख देती हूं कि क्षारीय धातुओं का दहन करने पर
दहन करने पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ऑक्साइड का निर्माण होता है। हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जब हम लोग, मैं बैलेंस लिख रही हूं, संतुलित अभिक्रिया ही लिखूंगी। जब हम लोग Li की अभिक्रिया मतलब कि लिथियम की अभिक्रिया हाफ O2 के साथ करते हैं, हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो हमें मिलता है उत्पाद के रूप में Li2O। क्या मिलता है? Li2O, जिसे कहते हैं हम लोग लिथियम मोनोऑक्साइड। लिथियम मोनोऑक्साइड। जब हम लोग सोडियम की अभिक्रिया मतलब कि Na, जब हम लोग सोडियम की अभिक्रिया करते हैं O2 के साथ, तो हमें मिलता है Na2O2, Na2O2, और इसको कहते हैं हम लोग परोक्साइड। परोक्साइड। अगली अभिक्रिया देख रहे हैं हम लोग कि जब, आपको एक बार याद रखनी है कि अगर मैं M लिख रही हूं तो इसका मतलब ये हो गया है कि वर्ग 1 के तत्वों की बात हो रही है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। M का मतलब होता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जब मैं M की रिएक्शन O2 के साथ करूंगी तो मुझे मिलेगा MO2। इसका मतलब है कि ऑक्साइड, क्या मिलेगा मुझे? ऑक्साइड मिलेगा, सॉरी सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मिलता है कब? जब हम लोग ऑक्सीजन N की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुपर ऑक्साइड मिलेगा। ये आपका परऑक्साइड हो गया और एक वो हो गया आपका ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड मिलता है हमको कब? जब हम लोग क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? ऑक्सीजन के साथ करते हैं। अब हम जल के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। जल के साथ अभिक्रियाशीलता। जल के साथ अभिक्रियाशीलता का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ H2O के साथ करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड मिलता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण ले लें K का, इसकी अभिक्रिया कर दूं मैं H2O के साथ तो मुझे मिलेगा K प्लस OH माइनस, यानी कि KOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इसी तरीके से हम कुछ और क्षारीय धातु भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं, है ना, सीजियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम ने ले लिया है ऑलरेडी। तो जब भी हम लोग किसी भी क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड मिलता है। और जब हम लोग क्षारीय धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं, वायु की उपस्थिति में करते हैं या हम उसका दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं। आपको होमवर्क ये मिल रहा है कि आपको अब इन क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया, मैंने जल के साथ की, वायु के साथ की, आपको इन सभी क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया मुझे हैलोजन के साथ करके देनी। हैलोजन का मतलब मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, ये वर्ग 17 होता है और इसमें जो तत्व आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
आप इन चारों में से कोई सा भी तत्व ले सकते हैं, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए Br, या आयोडीन ले लीजिए। इन चारों में से कोई सा भी तत्व जो भी आपको अच्छा लगे उसको लेके आप क्षारीय धातु की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करके और मुझे बताना है। ये आपके कल के लिए एक होमवर्क है और इसी के साथ जो है वो हमारे वर्ग 1 के तत्व खत्म होते हैं। कल से हम लोग वर्ग 2 यानी क्षारीय मृदा धातु